हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। चलिए फ्रेंड्स, सभी लोग फटाफट कनेक्ट हो जाइए और मेरे को बताइए दैट माय ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके टू एवरीवन। चलिए एक बार बता दीजिए। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, चलिए लास्ट सेशन पे आप में से एक्चुअली कल का सेशन जो है, जो कि आफ्टरनून में होना था, किसी रीजन की वजह से वो हम लोगों ने इवनिंग में कंडक्ट किया था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फटाफट मैं एक बार आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ व्हाट एवर द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस विद इन द बजट लाइन। है ना, बजट लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे और ये वाला टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बजट लाइन के बारे में कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए थे, उसके बारे में बात करते हैं। यस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नहीं, क्लास तो कल भी हुई थी। क्लास तो मंडे से संडे से कंटिन्यूसली हो रही है। अब रिकॉर्डेड सेशन आई थिंक नहीं देख रहे हैं राहुल, आप सेशन मिस कर रहे हैं लाइव आई थिंक। चलिए हम लोग बात करते हैं बजट लाइन की। है ना, बजट लाइन क्विकली मैं आपको रिकैप दे देता हूँ, ऑल्दो मैंने इसमें कई सारे पॉइंट्स कवर अप किए हैं, कुछ पॉइंट्स आज कवर अप करने हैं। अच्छा, कोई नहीं, हिंदी में ही करेंगे भाई। बजट लाइन को हिंदी में बजट लाइन ही कहते हैं। चलो, मैं हिंदी में पूरा फोकस करूंगा। ठीक है, वैसे हिंदी में मैंने सारे पॉइंट्स बता रखे हैं आपको। ठीक है, हाँ तो क्या हुआ, अगर ये एम यू एम की वैल्यू निकली आपको मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको नहीं दिखाएगा। है ना, अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, है ना, ये एम यू एम के बराबर नहीं है, अगर एम यू एम के बराबर नहीं है तो आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कंजम्पशन गिराना पड़ेगा सो दैट हम प्राइस के बराबर पहुँच जाएं। ठीक है, चलिए देखिएगा, बजट लाइन की हम बात करते हैं। देखिए, बजट लाइन में क्या होता है कि आपके पास कितना पैसा है और आपको उसको किस तरीके से स्पेंड करते हैं, वो हम बजट लाइन में बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ले सपोज ये आपके पास पॉइंट है, ये हमारे पास एप्पल है, एप्पल की यूनिट है। 80 सेब मैं खरीदता हूँ, 80 सेब मैं खरीदता हूँ। फटाफट मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ, इसका रिकॉर्डेड सेशन कल का जरूर देखिएगा। है ना, तो एप्पल आपके पास 80 यूनिट है ना, मतलब 80 सेब आप खरीद सकते हो। है ना, और यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर सेब है ना। अब आप कहोगे तो मैं केला सेब भी इंग्लिश हिंदी में कर दूंगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ये 80 सेब मैं खरीद सकता हूँ, 40 बनाना खरीद सकता हूँ। ठीक है, ये हमारी क्या है, बजट लाइन है। तो बजट लाइन क्या बताती है, बजट लाइन हमें ये बताती है कि जो भी हमारे पास पैसा है उसको हम मैक्सिमम कितनी वैल्यू तक खर्च कर सकते हैं। है ना, इस लाइन पर मैं कहीं भी हूँ तो मैं कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी उत्पाद को, है ना, आराम से क्या कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। ये इस बजट लाइन पर, तो बजट लाइन पर है अगर हम, तुम कोई भी उत्पाद क्या कर सकते हैं, आसानी से खरीद सकते हैं। ठीक, अगर हम बजट लाइन के अंदर हैं, बजट लाइन के अंदर मान लेते हैं हाँ कोई पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर बजट लाइन के अंदर कोई पॉइंट है तो इसका मतलब मैं पूरा पैसा नहीं खर्च कर रहा हूँ। मान लेते पहले मैं 100 रुपए थे, मेरे पास इनकम है 100 रुपए। अगर मैं इस बजट लाइन से नीचे हूँ तो मतलब मैं 100 रुपए ना खर्च करके 50-60 रुपए ही खर्च कराऊंगा, कम पैसे खर्च कराऊंगा। है ना, तो ये जो कंडीशन है ये अंडर स्पेंड की है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कम पैसे यहाँ पर खर्च करूंगा इस पॉइंट पर। मान लेते हैं कोई पॉइंट है डी, लेकिन अगर यही पॉइंट मान लेते हैं इस बजट लाइन के बाहर कोई पॉइंट है ई, तो ये बजट सेट जो ये ई वाला है ये नॉन अटेनेबल है। नॉन अटेनेबल का मतलब जो है ये अभी फ़िलहाल संभव नहीं है, ये अभी फ़िलहाल संभव नहीं है
इस पर्टिकुलर इनकम के साथ। भाई 100 रुपए में कमा रहा हूँ, 150 रुपए का सामान कहाँ से खरीद लूँ? इसके लिए मेरे को 150 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इनकम कितनी है? 100 रुपए। ये बजट लाइन क्या दिखाती है कि हमारे पास इनकम कितनी आ रही है, वो हमें दिखाती है बजट लाइन। तो अगर 100 रुपए मेरी इनकम है और 150 रुपए आप मेरे से खर्चे के लिए कह रहे हो, तो मैं फिलहाल खर्चा नहीं कर पाऊंगा, है ना, बजट लाइन के हिसाब से, है ना। इनकम मेरी फिक्स है, क्योंकि 100 रुपए मेरी इनकम फिक्स। अभी मत कहना सर लोन ले लो तो कर लोगे, लोन नहीं लेना, जो इनकम है उसी के हिसाब से हमें खर्चे देखने हैं। तो एक तो ये बात हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये बात सभी ने डिस्कस की थी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था बजट लाइन में। तो बजट लाइन के अगर अंदर है तो खर्चा कर सकते हैं और बाहर है तो नहीं। बजट लाइन क्या है? एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, बजट लाइन एक चित्रित वर्णन है, ग्राफ के थ्रू एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी पर्टिकुलर दो कमोडिटी के बीच में किस तरीके से पैसे को खर्च किया जा रहा है, ये उस चीज को दिखाता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ रहे थे शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। मैं आपको ये जो है कंसेप्ट फिर से बता देता हूं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो ठीक है देख लेते हैं। शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन का खिसकना। बजट लाइन कैसे खिसकती है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं बजट लाइन का खिसकना, है ना, शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन, है ना। भाई अगर एग्जाम की तैयारी करें तो थोड़ा बहुत बिल्कुल चीजें समझते चलिए। बजट लाइन कैसे खिसकती है? देखिए बजट लाइन के लिए हम दो कंडीशन मान के चलेंगे, दो केस देखेंगे। पहला केस हम लोग देखेंगे जब आपका जो इनकम है, इनकम जो है, आय जो है वो बदलेगी। पहला केस है इनकम क्या होगी? चेंज होगी। ये सारे पॉइंट्स मैंने कल पढ़ाया हुआ है, कल मैंने कवर अप किया हुआ है, लेकिन मैं फटाफट रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, है ना। ये आय में यहां पर आय जो है हम क्या करेंगे? बदलेंगे। आय जो है बदलेंगे। अगर इनकम चेंज करेंगे और जो वस्तु का प्राइस है, जो कमोडिटी का प्राइस है, जो वस्तु का प्राइस है ना, जो वस्तु का दाम है, वो हम क्या रखेंगे? फिक्स रखेंगे। प्राइस में कोई बदलाव नहीं। एक केस ये देखेंगे कि बजट कर्व कैसे शिफ्ट होगा, ठीक। ठीक है, कोई नहीं, पहले वाली क्लास देखने की जरूरत नहीं, इसको भी देखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा समझना है, फिर आज का कंसेप्ट नया है। दूसरा केस हमारे पास क्या है? हम क्या करें? प्राइस को चेंज करें। प्राइस को चेंज करें, यहां पर मूल्य अब हम बदलेंगे। मूल्य बदलेंगे, प्राइस अगर हम चेंज करेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे? आय फिक्स कर देंगे, आय या फिर इनकम। जब हमें शिफ्ट देखना है तो एक को बदलेंगे और एक को फिक्स कर देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? इनकम को क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। ये दो कंडीशन देखनी है। क्या कंडीशन देखनी है? एक बार जब हम बदलेंगे इनकम को, प्राइस फिक्स रखेंगे। जो वस्तु हैं, जो कमोडिटी है, उनका हम प्राइस जो है फिक्स करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है इनकम को जो है क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो इनकम चेंज करेंगे और प्राइस को हम क्या करेंगे? फिक्स करके चलेंगे, ठीक है। तो ये केस आपको देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए अब हम यहाँ पर एक पॉइंट देखते हैं, पहला फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या है? इनकम हम चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट केस क्या है हमारे पास? इनकम को हम बदल रहे हैं, आय बदल रहे हैं, ठीक है, इनकम को बदल रहे हैं, ठीक। देखिएगा ध्यान से, अच्छे से देखिए। ये हमारी बजट लाइन। 80 हम सेब खरीद पा रहे हैं, 80 एप्पल खरीद पा रहे हैं। एप्पल को मैं लिख देता हूँ, सेब को लिख देता हूँ ए से। 80 यूनिट सेब की खरीद पा रहे हैं और 40 यूनिट खरीद पा रहे हैं बनाना की। बनाना को लिख देते हैं बी से। 40 सेब खरीद सकता हूं और 80 जो है एप्पल खरीद सकता हूं। ये यूनिट है, क्वांटिटी, संख्या, है ना, कितनी संख्या में हम क्या खरीद सकते हैं। और ये हमारी बजट लाइन, ठीक है। बजट लाइन, आसान भाषा में बजट लाइन हमारी औकात दिखा रही है, हमारी लिमिट दिखा रही है कि सर आप इतना ही पैसा बस खर्च कर सकते हैं, इसके अंदर खर्च कर लीजिए या इतना खर्च कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं खर्च होगा। लेकिन आपने मेरे को बताया कि सर इनकम हमारी बढ़ रही है, तो बताइए भाई, आय अगर मेरी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो मैं 80 सेब पहले खरीदता था, अब मैं ज़्यादा सेब खरीद पाऊंगा। मैं पहले 40 बनाना, 40 केले खरीदता था, अब मैं 40 से ज़्यादा खरीद पाऊंगा। तो इसका मतलब जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो इसकी वजह से जो आपकी बजट लाइन है वो राइट साइड शिफ्ट होती है।
जब व्यक्ति की आय बढ़ जाएगी, इनकम अगर बढ़ेगी, तो व्यक्ति की आय अगर बढ़ेगी तो बजट लाइन जो है वो राइट साइड शिफ्ट होगी, दाहिने हाथ पर शिफ्ट होगी। तो ये जो हमारी लाइन है पीली वाली, जो बजट लाइन है, ये हमारी क्या है, बजट लाइन है। ये जो बजट लाइन है ये राइट साइड शिफ्ट होगी, दाहिने हाथ पर क्या होगी, प्रतिस्थापित होगी या विस्थापित होगी या शिफ्ट होगी। तो यहां पर लिखिएगा राइट साइड शिफ्ट, राइट साइड शिफ्ट, है ना, दाहिने हाथ पर खिसकेगी, राइट साइड शिफ्ट होगी। कब? जब यहां पर हमारी इनकम जो है, जब आय जो है, इनकम या फिर आय को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो अगर कभी भी आय बढ़ेगी तो इनकम बजट जो लाइन है वो बाहर की तरफ शिफ्ट होगी, इसका मतलब हमारी आय बढ़ी है, अब हम ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे। ठीक। दूसरा केस, अगर मेरी आय गिर जाए, इनकम गिर जाए, तो सीधी सी बात है, पहले मैं 80 सेब खरीद पाता था, 40 केला खरीद पाता था, जब इनकम गिरेगी तो कम खरीद पाऊंगा, इसीलिए बजट लाइन नीचे गिर जाएगी। तो पहले 80 था, इनकम बढ़ा तो 100 सेब खरीद लिया और 60 मान लेते केले खरीद लिए, लेकिन जब अब इनकम गिर गई है तो पता चला मैं 30 केले खरीद पा रहा हूँ और मान लेते 50 सेब खरीद पा रहा हूँ। तो बजट लाइन लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी अगर आय गिरेगी। तो लिख देंगे लेफ्ट साइड शिफ्ट। ठीक है। कब? जब इनकम कम होगी, इनकम गिरती है तो बजट लाइन लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी। ये देखिए, ये आपको लेफ्ट साइड शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रही है, और इनकम बढ़ेगी तो राइट साइड शिफ्ट होगी। ये बात देखिए सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए ये बात सभी को समझ में आ रही है कि बजट लाइन कब कहां शिफ्ट होगी, शिफ्ट ऑफ बजट लाइन। तो बजट लाइन एक में राइट साइड शिफ्ट होगी और दूसरे में क्या होगी, लेफ्ट साइड आपको शिफ्ट होते हुए देखने को मिलेगी। बजट लाइन कब कहां शिफ्ट होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक तो होगी बाहर की तरफ शिफ्ट, एक होगी अंदर की तरफ शिफ्ट। बात सभी को समझ में आ रहा है ना? अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, वैसे मैं रिवाइज ही करा रहा हूं, कल ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था। चलिए, इतना क्लियर है? ओके, तो पहला केस हमें क्लियर है, जब आय बदलेगी और प्राइस जो है फिक्स रहेगा। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस है जब प्राइस बदलेगा, क्या हो, प्राइस चेंज हो, प्राइस क्या हो, चेंज हो, और इनकम जो है फिक्स हो, आय जो है क्या हो, फिक्स हो। ठीक है, प्राइस बदले और इनकम फिक्स हो। ठीक है, तो मैं इसमें 3 केसेस बनेंगे, तीनों केस आपको दिखाता हूं। देखिए, पहला केस क्या है, पहला केस हम ये मान के चलेंगे कि एप्पल का प्राइस, एप्पल मतलब ए का जो प्राइस है, एप्पल का जो प्राइस है, इसको एक बार हम बढ़ा देते हैं और इसको एक बार घटा देते हैं। तो एक बार बढ़ाएंगे और दूसरी बार घटाएंगे, तो एप्पल का प्राइस बढ़ने या घटने पर क्या फर्क पड़ेगा, कर्व किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, देखते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास बजट लाइन है, 80 सेब खरीद रहा हूं, 80 क्या है, एप्पल ए, और यहां पर केला या फिर बनाना जो है हम खरीद रहे हैं बी। ठीक, 80 सेब खरीद रहा हूं और ये कितने हैं, 40। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, पहला केस है कि एप्पल का दाम बढ़ जाए। ध्यान से सुनिएगा, पहले सेब मिलता था 50 रुपए का, तो मैं 80 सेब खरीद के लाता था। 50 रुपए किलो सेब था, तो मैं 80 सेब, 80 एप्पल खरीद के ले आया, 80 सेब खरीद के ले आया। सेब का दाम 50 रुपए से बढ़ के 100 रुपए हो जाए, सेब का दाम बढ़ जाए, सेब का दाम 50 रुपए से बढ़ के 100 रुपए हो जाए, तो अब बताइए मैं ज्यादा सेब खरीद पाऊंगा या कम सेब खरीद पाऊंगा? इनकम मेरी उतनी ही है, आय मेरी फिक्स है।
सेब का दाम बढ़ गया तो पहले मैं 50 रुपए में 80 सेब खरीद के लाता था, अब सेब का दाम बढ़ के 50 रुपए 100 रुपए हो गया, तो आपको क्या लगता है अब ज्यादा सेब खरीद पाऊंगा या कम खरीद पाऊंगा? कम खरीद पाऊंगा। केले के दाम में कोई बदलाव नहीं, बनाना 40 का ही है, केवल सेब का दाम बढ़ गया। तो सेब का दाम बढ़ गया तो अब मैं क्या कर पाऊंगा भाई, सेब कम खरीद पाऊंगा, और इसीलिए जो मेरी बजट लाइन है वो इस तरीके की हो जाएगी। अब मैं सेब चूंकि कम खरीद पाऊंगा, हो सकता है अब मैं केवल 60 सेब खरीद पाऊं। तो अगर सेब का दाम बढ़ता है तो ये लाइन इस तरीके से क्या होगी, इन द लेफ्ट साइड जो है आपकी शिफ्ट होते हुए देखने को मिलेगी। देखिए केला मैं 40 ही खरीदूंगा क्योंकि केले की प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ। प्राइस किसका चेंज हुआ है, एप्पल का चेंज हुआ है। तो पहले मैं मान लेते हैं एप्पल 80 खरीदता था, अब कम खरीदूंगा क्योंकि इसका दाम बढ़ गया, ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या होगा, कम खरीद पाऊंगा। ठीक, चलिए अब इसी का उल्टा सोचते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर एप्पल का जो प्राइस है वो हमने क्या किया, बढ़ाया। किसका, एप्पल का। सेब का दाम बढ़ाया तो ये हाल है। ठीक, अगला केस देखते हैं। ठीक है, ये 80 है, ये 40 है। ठीक है, आपको ये भी पता है क्या एप्पल है, ये एप्पल है और ये बनाना है। अब देखिए सेब का दाम गिर गया, सेब का दाम गिर गया। पहले सेब मिलता था 50 रुपए का, अब सेब मिल रहा 30 रुपए का। पहले एक सेब मिलता था 50 का, अब एक सेब मिल रहा 30 रुपए का। सेब सस्ता हो गया। जब सेब का दाम गिर जाएगा तो अब मैं क्या कर पाऊंगा, ज्यादा सेब खरीद पाऊंगा उतने ही पैसे में। तो इनकम मेरी फिक्स है, तो अब मैं क्या करूंगा, ज्यादा सेब खरीद पाऊंगा, और ज्यादा सेब खरीद पाऊंगा तो इसको ऐसे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। देखिए अब मैं क्या कर पाऊंगा भाई, ज्यादा सेब खरीद पाऊंगा। तो पहले 80 खरीदता था, मान लेते अब 100 सेब खरीद पा रहा हूं। तो अगर जो है प्राइस गिरता है तो ये बजट जो है लाइन राइट साइड शिफ्ट होगी। यहां पर देखिए, यहां पर एप्पल का जो प्राइस है इसमें कमी आई है। अब मैंने अभी एप्पल का प्राइस आपको चेंज करके दिखाया। देखिए सभी को सब बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग में बैठाइएगा, आपको चीज़ें आराम से क्लियर रहेंगी। और ये ग्राफ्स के बारे में स्टेटमेंट में पूछा जाता है ना, कि अगर कोई उपभोक्ता है उसकी आय में जो है वृद्धि हो जाती है तो बताइए जो है बजट लाइन किस तरफ शिफ्ट होगी। अगर कोई उपभोक्ता है उसकी आय फिक्स है और जो वस्तु का दाम है वो अगर बढ़ जाता है तो बजट लाइन किस तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर बजट लाइन केवल शिफ्ट हो रही एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर देखिए लेफ्ट हो गई, एक्स एक्सिस पर देखिए राइट साइड शिफ्ट हो गई। इसमें कोई बदलाव नहीं, ये 40 ही है क्योंकि केले के दाम में कोई बदलाव नहीं है, तो केला हम उतना ही खरीदेंगे। बना लीजिए सभी लोग। चलिए तो इतनी बातें हमें समझ में आ गई। ठीक, चलिए अब अगला केस इसी में देख लेते हैं। दूसरा केस में भी हम क्या करेंगे, प्राइस आपका चेंज करेंगे, वस्तु का दाम जो है बदलेंगे। ठीक है, इनकम आपकी फिक्स ही रहेगी, लेकिन अब हम किसका दाम चेंज करेंगे, बनाना का दाम चेंज करेंगे, केले का दाम बदलते हैं। अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये भी आपको समझ में आ गया। बनाना बी का प्राइस जो है वो हम चेंज करते हैं। तो एक तो हम बी का प्राइस जो है बढ़ाएंगे और दूसरे केस में क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए बनाते हैं फटाफट, बिल्कुल बन जाएगा। देखिए ये एप्पल हमारा 80 है, बनाना हमारा 40 है। ये कुछ भी हो सकता है, 80 40 50, कुछ भी, आपको कंसेप्ट समझना है। अगर बनाने का दाम केले का दाम बढ़ जाता है तो आपको क्या लगता है, पहले मैं कुछ इनकम पर 40 केला खरीदता था, अब केले का दाम बढ़ गया। पहले केला मान लेते 10 रुपए का एक मिलता था, अब केला हो गया है 15 रुपए का एक।
तो 15 रुपए का एक हो गया, तो पहले जब 10 का था तो मैं 40 खरीद पाता था, अब 15 रुपए का हो गया तो अब क्या कर पाऊंगा, कम खरीद पाऊंगा। सेब के दाम में कोई बदलाव नहीं, तो सेब तो उतना ही खरीदूंगा, लेकिन केले अब मैं कम खरीद पाऊंगा, और इसीलिए ये अब इस तरह से देखने को मिलेगा, सेब का उतना ही रहेगा, केला अब मैं कम खरीद पाऊंगा। तो इस तरीके से ये लाइन शिफ्ट होगी। अब वाई एक्सिस पर हम क्या होंगे, मूव करेंगे, वाई एक्सिस पर नीचे की तरफ या लेफ्ट साइड शिफ्ट होंगे, ठीक है। और ऐसे ही देखिए, अगर केले का दाम बढ़ने की बजाय केले का दाम घट जाए, केले का दाम बढ़ने की जगह क्या हो, घट जाए, तो केले का दाम अगर घट जाएगा तो मैं ज़्यादा बनाना, ज़्यादा केले खरीद पाऊंगा, तो ज़्यादा केले खरीद पाऊंगा क्योंकि दाम अब घट गया है, तो 40 के बजाय 60 केले खरीद पाऊंगा घटे हुए दाम पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस जो है बी का, बनाना का जो प्राइस है गिर गया है, और यहाँ प्राइस जो है बनाने का वो क्या हो गया, बढ़ गया। देखिए दोनों बात समझ में आ रही है। यहाँ हम ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, एक्स वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, या राइट साइड शिफ्ट होंगे। ऑलमोस्ट लॉकेश, ऑलमोस्ट। ज्ञान हिंदी में भी मैं बता रहा हूँ, ये मत कहना कि सर इंग्लिश में ही बता रहे हो सर, समझ में नहीं आया। हिंदी में मैं बता रहा हूँ ना, देखो भाई, हिंदी में किसी को कुछ पूछना हो पूछ लेना। अब यहाँ केला सेब बनाना और मूल्य ना भी मैं लिखूं तो इतना तो आप समझ ही रहे हो, वैसे मैं हिंदी में बता भी रहा हूँ। चलिए क्लियर है सभी को, फटाफट बताइए सभी को क्लियर है, ठीक है। तो पहले हमने एप्पल का दाम चेंज किया, देखिए यहाँ हमने एप्पल का दाम चेंज किया, देखा क्या असर हुआ, ठीक है, एप्पल का दाम चेंज किया, देखा आपने क्या असर हुआ। फिर हमने चेंज किया किसका, यहाँ पर प्राइस चेंज किया बनाना का, फिर देखा उसका क्या असर हुआ। अब हम एक काम करते हैं, दोनों का चेंज कर देते हैं, दोनों का चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, अब बनाना और एप्पल दोनों को एक साथ बढ़ाते हैं, दोनों को एक साथ गिराते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, हमारा तीसरा केस एक देख लेते हैं। हम क्या करें, प्राइस चेंज कर रहे हैं, प्राइस चेंज, दोनों के प्राइस को बढ़ाएंगे, है ना। ये आपका एप्पल है और ये आपका बनाना है, ठीक। हम क्या करें, दोनों का प्राइस बढ़ा दिए, मैंने दोनों का प्राइस बढ़ा दिया, एप्पल का भी प्राइस बढ़ा दिया, बनाना का भी प्राइस बढ़ा दिया, तो सीधी सी बात है, सेब भी कम खरीदूंगा और केले भी कम खरीदूंगा, क्या दिक्कत है बताओ। सेब भी कम खरीदूंगा, केले भी कम खरीदूंगा। सेब मैंने अब 50 खरीदना शुरू कर दिया, केले मैं 40 खरीदता था, पता चला केले अब मैं 30 ही खरीद पा रहा हूँ, लो दोनों कम हो गया। तो अगर दोनों का प्राइस बढ़ गया तो बजट लाइन जो हम खर्चा करेंगे वो हम जो है उसी प्राइस में, उसी इनकम पर अब हम कम सामान खरीद पाएंगे। पहले मैं 80 सेब खरीद पाता था और 40 केले खरीदता था, लेकिन अब चूंकि प्राइस जो है बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गया है किसका, केले का भी और बनाने का भी, प्राइस दोनों का बढ़ गया है, दोनों का प्राइस चूंकि बढ़ गया है, तो इस केस में मैं बजट लाइन जो है वो हमारी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और हम कम यूनिट खरीद पाएंगे, कम क्वांटिटी खरीद पाएंगे, ठीक। तो बजट लाइन देखिए नीचे की तरफ आ गई। यहाँ बजट लाइन तो हमारी जो है नीचे की तरफ है, इसका मतलब हम यूनिट कम खरीद पाएंगे, है ना। इनकम चूंकि हमारी फिक्स है, इनकम बजट लाइन नीचे आ गई, इसका मतलब ये नहीं इनकम कम हो गई, नहीं, इनकम हमारी उतनी ही है, लेकिन अब हम यूनिट कम खरीद पाएंगे प्राइस बढ़ने पर, ठीक है। ये हमारे पास 80 सेब है, 40 ये है, ये ए है, ये बी है। अब देखिए क्या हो जाए, अगर प्राइस जो है, अगर प्राइस ए और बी का क्या हो जाए, गिर जाए, गिर जाए तो क्या होगा, अब सेब भी सस्ता हो गया और केले भी सस्ते हो गए, तो मैं सेब केला दोनों ज़्यादा खरीद सकता हूँ,
तो देखिए अब मैं सेब भी ज़्यादा खरीद रहा हूँ, केले भी ज़्यादा खरीद रहा हूँ। सेब खरीद रहा हूँ 100, केले खरीद रहा हूँ 60, तो हम क्या कर पाएंगे, ज़्यादा यूनिट अब खरीद पाएंगे। तो ये राइट साइड शिफ्ट हो गया, दोनों हमने चेंज कर दिया। सारी पॉसिबल कर्व मैंने आपको बता दिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक का प्राइस बढ़ा घटा के, पहले केले का सेब का दाम बढ़ाया घटाया, वो मैंने आपको कंडीशन बता दी। केले का दाम बढ़ाया घटा, वो कंडीशन बता दी दोनों, तो 4 कंडीशन ये बता दी। उसके बाद दोनों का प्राइस बढ़ाया या दोनों का प्राइस घटाया, तो जितने भी पॉसिबल केस थे सारे मैंने बना दिए हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना सभी को क्लियर है? फटाफट देखिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए और बताइए। एक का प्राइस इंक्रीज और दूसरे का प्राइस डिक्रीज, इनकम सेम, तो जी हाँ, तो वही सब में इनकम सेम है। यहां पर सब हर कंडीशन में इनकम सेम है। यहां हर कंडीशन में भाई क्या है, इनकम सेम है। इनकम सेम है, हर कंडीशन में सेम है, इनकम सब में सेम है। इस केस में भी इनकम सेम है, इस केस में भी इनकम सेम है, और इस केस में भी इनकम सेम है। बताइए, इनकम सब में फिक्स है। हाँ, एक का प्राइस बढ़ाओगे, एक का प्राइस घटाओगे, तो फिर उसको एक ही कर्व में बना लेते हैं, है ना। एक का प्राइस बढ़ाओगे, एक का प्राइस घटाओगे, तब भी बन जाएगा। क्या दिक्कत है? अगर आप एक का प्राइस बढ़ाना चाहते हो, एक का प्राइस घटाना चाहते हो, चलो वो केस भी पॉसिबल है, चलो वो भी देख लो, है ना। जैसे मान लो ये हमारी बजट लाइन, ये हमारा 80 सेब है, और ये मान लो 40 बनाना है, ये बी है, ये ए है। अब आप कह रहे हो कि एक का प्राइस बढ़ाओ सर, एक का प्राइस घटाओ। चलो मैं केले का जो है सेब का दाम बढ़ा देता हूं और बनाना का दाम गिरा देता हूं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपका जो है बनाना के लिए क्या, देखिए सेब के लिए क्या लाइन बनेगी, सेब के लिए जो हमारे पास पॉइंट होगा, एप्पल की अगर हम बात करेंगे तो एप्पल का प्राइस बढ़ गया, तो एप्पल की यूनिट का कंजम्पशन क्या होगा, हमारे पास कम होगा। तो एप्पल की यूनिट का कंजम्पशन हम क्या करेंगे, उसको कम रखेंगे, है ना। ये इसको रखेंगे, दोनों एक साथ वेरी, दोनों एक साथ वेरी हो गए तो सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और वहां पर हम बनाने का प्राइस कम कर रहे हैं, तो जब हम बनाने का प्राइस कम करेंगे देन उस केस में क्या होगा, ये पॉइंट हमारे पास यहां हो जाएगा, ये ठीक है। ये हम ये यहाँ पर एक कोइंसाइड पॉइंट मिल जाएगा जहां पर दोनों की कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ लाइन क्रॉस करके बनेंगी, ठीक है। तो इसलिए ये केस जनरली हम एक को कांस्टेंट मान के दूसरे को वेरिएबल कराते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर क्रॉस करके बनेगी, है ना। प्रैक्टिकली तो ये लाइनें बनती हैं, है ना, लेकिन जब हम आइडियल केस मानते हैं तो एक को हम वेरी कराते हैं, दूसरे को हम फिक्स रखते हैं, या दोनों को साथ में साइमल्टेनियसली वेरी कराते हैं, ठीक है। चलिए इतनी सारी कंडीशन सबको समझ में आ गई है, ओके दैट्स ग्रेट। चलिए अब कुछ और पॉइंट्स पर हम लोग बात करते हैं। नोट्स आपके लिए मैंने बना दिए हैं, नोट्स अभी मैं बता दूंगा कैसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, ताकि वी कैन गेट द नोट्स इजीली। ठीक है, चलिए तो बजट लाइन, ये जो है बजट लाइन क्या है, बजट लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे, और ये नोट्स के फॉर्म में बने भी हुए हैं। आज आपको मैं इसका नोट्स जो है फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। एक चलिए इसमें और कंडीशन देखते हैं, जो बजट लाइन का स्लोप क्या होता है ना। स्लोप बजट लाइन का क्या होता है या कैसे निकलता है, स्लोप क्या होता है, देखिए स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या होता है।
जब मैंने आपको एक इंडिफरेंस कर्व बताया था तो याद करिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको बताया था, याद हो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैंने अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखा ए और बी तो मैंने आपको क्या कंसेप्ट सिखाया था कि ए वो चीज होगी जो क्या करती है, गेन करती है, जिसकी यूनिट हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और बी वो चीज होती है जिसको हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। तो मैंने एक चीज आपको सिखाई थी कि जो सेक्रीफाइस होगा वो ऊपर चला जाएगा, जो सेक्रीफाइस होगा ऊपर चला जाएगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे निकलता था, जो यूनिट सेक्रीफाइस होती थी, यूनिट ऑफ ए जो सेक्रीफाइस हो रही यूनिट ऑफ बी, जो सेक्रीफाइस वाला है उसको ऊपर रखते थे, और जो नीचे जो यूनिट चेंज है, नीचे जो यूनिट चेंज है सेक्रीफाइस, यूनिट चेंज ऑफ सेक्रीफाइस जो गेन हो रहा है उसको रखते थे नीचे। ये कंसेप्ट आई थिंक आपको याद होगा सभी को, ये हमने पढ़ा था। ठीक, वही कंसेप्ट यहां पर है। स्लोप ऑफ द बजट लाइन, बजट लाइन का स्लोप मतलब ये आपकी बजट लाइन है, उस पर ये जो स्लोप है, ये स्लोप कैसे निकलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, यूनिट्स विलिंग टू सेक्रीफाइस, जितनी यूनिट आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं बटे में जितना आप गेन करेंगे। जैसे मैंने अगर सेब की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहा तो आप बनाना की क्वांटिटी में कुछ सेक्रीफाइस करूंगा, उसको कुछ कम करूंगा, तभी तो सेब में बढ़ा पाऊंगा, ताकि मैं बराबर तरीके से खरीद सकूं। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, तो जितना आप बनाना सेक्रीफाइस करेंगे वो ऊपर डाल देंगे। मान लेते 5 कम किया तो 5 ऊपर, सेब को 1 यूनिट से बढ़ाया तो 1 बटा नीचे, तो 5 हो जाएगा आपकी बजट लाइन का स्लोप, है ना। तो बजट लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ द बजट लाइन वो इक्वल होता है प्राइस रेशियो के। स्लोप ऑफ द बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो प्राइस रेशियो के बराबर होता है। प्राइस रेशियो आपको ध्यान रखना है, प्राइस रेशियो क्या होता है, एक्स और वाई का साथ में लिखा जाता है। इसमें आपको उल्टा देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो प्राइस रेशियो कैसे निकलेगा, प्राइस रेशियो अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो यहां पर हम प्राइस रेशियो ऑफ ए बटा बी कर देंगे, ए का प्राइस बटे बी का प्राइस, प्राइस ऑफ ए बटा प्राइस ऑफ बी। इसको ऐसे लिख दूं, इसको हम लिख देंगे प्राइस ऑफ ए बटा प्राइस ऑफ बी। यहां ये याद रखिएगा कि जब प्राइस है तो प्राइस ए बटा बी, है ना। तो ये प्राइस ऑफ ए बटा बी बराबर हो जाएगा स्लोप के। स्लोप को हम क्या करेंगे, उल्टा लिखते हैं। स्लोप में हम क्या करते हैं, जो सेक्रीफाइस होता है उसको एक याद रखिए, दूसरा अपने आप उल्टा कर दीजिएगा। प्राइस में एक्स और वाई सेम रखते हैं, ठीक है। तो प्राइस रेशियो क्या होगा, ए का प्राइस बटे बी का प्राइस, दोनों के प्राइस के रेशियो। स्लोप ऑफ द बजट लाइन वो बराबर होता है किसके, प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स के, है ना। ये लाइन है, ये कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। देखिए इतना क्लियर है। जैसे एप्पल का दाम है 10 रुपए और बनाना का दाम है 5 रुपए, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन पूछ लिया तो कितना हो जाएगा, 10/5, 2। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि प्राइस रेशियो के बराबर होता है। तो प्राइस का रेशियो निकाल लीजिए, स्लोप वही लिख देंगे। आपको क्वेश्चन दिया रहा है एग्जाम में कि एक बजट लाइन में ए का प्राइस जो है 20 रुपए है मान लेते हैं, और बी का प्राइस कितना है, 5 रुपए है, तो बजट स्लोप कितना होगा। अब आप दिमाग लगाओगे, प्राइस जो है दिया है, स्लोप निकालना है, तो बजट का जो स्लोप होता है, बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो प्राइस रेशियो के बराबर होता है। तो प्राइस का रेशियो कितना, 20/5, 4 के बराबर हो जाएगा, तो वो आप इक्वल कर लेंगे। एक बार देख लीजिए, इसकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, है ना, लेकिन आप देख लीजिए, समझ में आ रहा सभी को।
कमेंट करिए एक बार, सभी लोग क्लियर है? मंदी पिछले सारे सेशन रिवाइज कर लीजिए। चलिए, ये इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमने देखा था इनकम अगर बढ़ जाएगी। चलिए, जो मैंने आपको अभी बताया है वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, वो आप बिल्कुल आप समझ लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ समझा देता हूँ मैं एक बार। इनकम अगर बढ़ जाती है, अगर राइज इन इनकम इफेक्ट, अगर आय बढ़ जाती तो क्या होगा? बजट स्लोप, बजट लाइन बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इनकम बढ़ेगी तो प्राइस जो ये बजट लाइन है क्या होगी? बाहर की तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है, उसके बाद इनकम अगर घटेगी, फॉल इन इनकम इफेक्ट, अगर इनकम घटेगी तो बजट लाइन लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी। यहाँ पर इन्होंने चावल और गेहूं का एग्जांपल ले रखा है कि इतने कुंटल चावल, इतने कुंटल गेहूं है ना। तो अगर प्राइस इनकम जो है, अगर इनकम घटती है तो बजट लाइन नीचे हो जाएगी, मतलब हमारी औकात थोड़ी सी कम हो जाएगी, हम कम खरीद पाएंगे। ठीक, ये भी आपने देख लिया। उसके बाद देखिए, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये व्हीट है ना, अगर मान लेते हैं ये व्हीट का प्राइस जो है गिर जाता है ना, गेहूं जो है आपका, व्हीट जो है आपका सस्ता हो जाता है। तो व्हीट आपका सस्ता हो जाता, पहले आप इतना गेहूं खरीदते थे, 12 टन खरीदते थे मान लेते हैं, अब गेहूं सस्ता हो गया, तो गेहूं सस्ता हुआ है, व्हीट सस्ता हुआ है, तो 12 की बजाय आप 16 टन खरीदेंगे, है ना। तो ये लाइन ऐसे पहुंच जाएगी। और चावल आप उतना ही खरीदते रहेंगे क्योंकि चावल का प्राइस फिक्स है। यहाँ देखिए, अगर व्हीट का प्राइस जो है, अगर गेहूं का दाम जो है यहाँ पर गिर जाए, गेहूं का दाम गिर जाए, व्हीट का प्राइस गिर जाए, तो देखिए व्हीट का प्राइस अगर गिरता है, व्हीट का प्राइस अगर गिर गया, व्हीट का प्राइस उतना ही, राइस का, चावल का दाम जो है क्या हो गया? चावल सस्ता हो गया। चावल सस्ता हो गया तो पहले आप 3 कुंटल चावल खरीदते थे, अब चावल आप ज़्यादा खरीदेंगे, 4 कुंटल खरीदेंगे, बढ़ गया, इधर राइट साइड शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप में से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हिंदी में कंटेंट रहे। ठीक है, तो ये आपको दोनों कर्व आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप हिंदी में अपना देख लीजिएगा। अब हम चलिए समझते हैं यहाँ पर जो है उपभोक्ता संतुलन की कंडीशन। हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व में उपभोक्ता संतुलन की कंडीशन क्या होती है, उसको अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब आप बात करते हैं जो है यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझते हैं जब हम बात करेंगे किसकी? इंडिफरेंस कर्व की। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की हम एनालिसिस करते हैं यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है। उसके लिए कुछ क्या कंडीशन है वो आप समझिएगा। पहली कंडीशन है कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम रहेगा, इंडिफरेंस कर्व उसका जो रहे, वो जो आपका कर्व बने। देखिए आपको चलिए मैं यहां पर एक पॉइंट आपको पहले बता देता हूं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व बताया था। ठीक है, बजट लाइन से बाहर निकलिए, बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व मैंने आपको बताया था, इंडिफरेंस कर्व मैंने आपको बताया था, याद करिए, ऐसे था, याद है ना। जो चीज गेन होती थी, जो चीज गेन होती थी उसको रखते थे एक्स पर, जैसे एप्पल को गेन हमने किया था, बनाना की क्वांटिटी हम कम कर रहे थे तो बनाना था किस पर? वाई पर, मतलब वाई एक्सिस पर, मतलब इसको बी मान लेते हैं, बी। याद आ रहा? और मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो बनेगा कॉन्वेक्स शेप में। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल शेप में,
ये हमेशा क्या बनेगा, कॉन्वेक्स शेप में। इसका उत्तल जो है ना, दर्पण आपने देखा होगा, मिरर है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, नॉट मिरर, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस है ना, तो उत्तल और अवतल। तो ये जो शेप होता है ये ऐसे होता है। ऐसा क्यों मान के चला जाता है, ऐसा इसलिए माना जाता है, ये शेप ऐसे इसलिए आता है नेगेटिव वाला, क्योंकि एक का कंजम्पशन, जब हम किसी चीज का गेन करते हैं तो कुछ लूज करके तभी गेन करेंगे। तो अगर हम एप्पल का गेन बढ़ा रहे हैं तो बनाना की क्वांटिटी लूज करेंगे तभी तो एप्पल का गेन बढ़ाएंगे, और इसीलिए इस तरह का स्लोप आता है। तो पहली कंडीशन ये है कि आपका इंडिफरेंस कर्व जो है इक्विलिब्रियम में आने के लिए पहली चीज है, जो स्लोप होगा वो कॉन्वेक्स या उत्तल शेप में होना चाहिए, ओरिजिन की तरफ से उत्तल शेप में, ये ऐसे। उसके बाद अगर आपको याद हो, उसके बाद आप याद हो आपको, तो हमने एक कंडीशन और पढ़ी थी, उसको हमने कहा था इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप मैंने आपको बताया था, इंडिफरेंस जो मैप होता है वो फैमिली होता है, वो एक परिवार होता है, ग्रुप होता है किसका, इंडिफरेंसेस कर्व का। तो आपको याद हो तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि इंडिफरेंस मैप कैसे बनेगा। इसमें कई सारे आपको कर्व आपको देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे एक मान लेते ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, ये मैंने आपको बताया था। और एक बात मैंने और आपको बताई थी कि इसमें सबसे ज्यादा जो संतुष्टि दे रहा होगा, जो सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा, इसमें से कौन सा कर्व होगा जो सबसे ज्यादा दूर होगा। तो सबसे ज्यादा संतुष्टि दे रहा होगा कस्टमर को IC3, फिर दे रहा होगा IC2, फिर दे रहा होगा IC1। मतलब कस्टमर इनसे इसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा, इसको कम, और इसको सबसे कम। ठीक, इतनी बात सबको याद आ रही कि नहीं। फिर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व के केस में आपको समझ में आएगा। देखिए इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। देखिए भाई, ये बात सभी को समझ में आ रही है। याद आ रहा है कि नहीं। देखिए पिछले लेक्चर्स अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आगे के सेशंस में दिक्कत होगी। फिलहाल ये सारे सेशंस अभी इंटरकनेक्टेड चल रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो बात अलग है, अभी ये सारे कनेक्टेड हैं। कंज्यूमर बिहेवियर एक बड़ा टॉपिक है जिसमें यूटिलिटी आपको पढ़ना है, बजट लाइन हमने डिस्कस कर लिया, और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कर लिया। हालांकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, फिर भी मैंने बजट लाइन को कवर अप किया है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व पढ़ते समय बजट लाइन को देखते हैं, है ना। तो बजट लाइन लिखा नहीं था, बट फिर भी मैंने उसको कवर किया, क्योंकि एनसीईआरटी में बजट लाइन बताया गया है, उसको वहाँ समझाया गया है, तो बजट लाइन हमने पढ़ लिया। तो अगर आपसे बजट लाइन से भी क्वेश्चन बनेगा तब भी आप कर लोगे, नहीं तो ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये बात आपको समझ में आ गई। तो पहली शर्त क्या है हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आने के लिए। इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन की स्थिति में आने के लिए। संतुलन की स्थिति कौन सी स्थिति होगी, जिसमें हम दोनों प्रोडक्ट को खरीद रहे होंगे और वहां पर हम बराबर तरीके से अपने पैसे को भी पूरी तरीके से खर्च कर रहे होंगे, और हम पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में होंगे, और दोनों प्रोडक्ट की मैक्सिमम यूनिट हम जो खरीद सकते हैं वो हम खरीद रहे होंगे। वो होगी एक संतुलन की स्थिति। तो फ्रेंड्स यहां पर बताया गया है, जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व में, तो आपको देखिए ऐसे कई सारे कर्व देखने को मिल रहे हैं। एक देखिए यहां पर, देखिए कर्व मैं आप हाईलाइट करके दिखाता हूं। देखिए हमारे पास यहां देखिए कर्व है, ये IC1, देखिए एक कर्व ये है, इंडिफरेंस कर्व मैप है, ये एक कर्व ये है, दूसरा कर्व IC2 है, तीसरा कर्व IC3 है। और अच्छी बात यह है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को पाने के लिए तीनों के तीनों जो कर्व होने चाहिए वो होने चाहिए कॉन्वेक्स इन शेप, मतलब उत्तल शेप में होने चाहिए। ये देखिए तीनों के तीनों उत्तल शेप में है, सही शेप में बना है ना, जैसे हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं। चलिए एक कंडीशन हमारी फुलफिल है कि उत्तल केस में है। ठीक, अब यहां पर एक कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम उस बिंदु को कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर हम टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट मतलब अगर हम लाइन खींचे, एक तटस्थ रेखा खींचे, तो वो बिंदु वो पॉइंट जो पर्टिकुलर यहां से केवल और केवल एक पॉइंट को काटता हो,
देखिए ये वाला जो कर्व है IC2, हमने एक ऐसी सीधी रेखा खींची और एक बिंदु हमें मिला। ये हमारी जो बजट लाइन है, हमने एक बजट लाइन अपनी खींच दी और इसमें एक पॉइंट पर ये केवल कट करे। तो ये जो पॉइंट कट हो रहा है, ये जो पॉइंट मिल रहा में E, यही है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर आप नीचे लाइन खींचेंगे, टेंजेंट लाइन खींचेंगे, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहां से बनाएगा और यहां से भी आपका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, केवल और केवल एक पॉइंट पर कट होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर ये लाइन जो है, जो हमने लाइन खींची है, वो IC1 पे भी तो कट हो रही है, यहां पर देखिए कट हो रही है और यहां पर, तो दो जगह नहीं कट होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो संतुलन का बिंदु है वो केवल एक होगा। और देखिए IC1 में देखिए दो दो जगह ये लाइन, टेंजेंट वाली लाइन जो हमने खींची है, जो बजट लाइन है, वो दो दो जगह कट कर रही थी, यहां पर भी और यहां पर भी। इसीलिए ये जो IC1 है, ये हमारे लिए संतुलन की स्थिति पॉइंट G और F नहीं दे सकता। IC3 को देखें तो IC3 देखिए ये क्या है, इस पर हमारा कोई बिंदु मिल ही नहीं रहा, इसको बजट लाइन काट ही नहीं रही, टच ही नहीं कर रही। अब चूंकि इसको बजट लाइन कट ही नहीं कर रही है, तो यहां पर भी हमें संतुलन की स्थिति नहीं मिलेगी। तो संतुलन बिंदु या फिर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो क्या होता है, जो आपका इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व पर जो बजट लाइन है जिस पॉइंट पर कट करेगी, जिस पॉइंट पर वहां पर उसको टच करेगी, वो पॉइंट होता है आपका इक्विलिब्रियम का या संतुलन का बिंदु होता है। और इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखेंगे तो वस्तु जो जो बंदा है, जो व्यक्ति इसको कंज्यूम करा, उपभोक्ता जो इसको कंज्यूम करा, वो सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर होगा, जिसमें इसका भी अधिकतम प्रोडक्ट यूज करा होगा और उसका भी अधिकतम प्रोडक्ट यूज करा होगा और अपना पूरा पैसा वो खर्च करा होगा। तो लिखिए क्या लिखा है, कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E व्हेन द बजट लाइन, ये आपको बजट लाइन AB इज जस्ट टेंजेंट टू IC2। बजट लाइन जो है वो सीधे कट करे किसके, टेंजेंट पर, जो तटस्थ बिंदु है उसका। ये जो आपकी बजट लाइन है, मैं लिख देता हूं, ये AB क्या हमारी है, बजट लाइन है। यहां देखिए AB क्या है, ये क्या है, काली वाली बजट लाइन। और इसीलिए मैंने आपको बजट लाइन पढ़ाया ताकि आपको इक्विलिब्रियम समझ में आ जाए, नहीं तो मैं सीधे लिख देता बजट लाइन, तो आपको समझ में नहीं आता क्या है। तो जो आपका इंडिफरेंस कर्व है, बजट लाइन उसको जिस पॉइंट पर काटती है, वही क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वही आपका संतुलन बिंदु होता है। देखिए समझ में आ रहा है। यही टॉपिक आपके सिलेबस में है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। यहां देखिए H पॉइंट है, क्या H बिंदु जो है ये संतुलन बिंदु हो सकता नहीं। ये H वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर टेंजेंट लाइन जा ही नहीं रही, बजट लाइन इस पर जा ही नहीं रही। क्या F और E G हो सकता है, F और G हो सकता था, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व को केवल एक पॉइंट पर कट करनी चाहिए। देखिए इसको केवल एक पॉइंट पर काटा है और कहीं नहीं काटा IC2 को, इस लाइन ने, बजट लाइन ने। देखिए इतना क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। फिर आगे बढ़े, जस्ट अ मिनट। देखिए भाई सभी को पॉइंट्स क्लियर हैं। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कब आएगी? पहली कंडीशन, आपका जो कर्व है, आपका जो इंडिफरेंस कर्व है, वो
कॉन्वेक्स इन शेप होना चाहिए, उत्तल शेप में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि बजट लाइन जिस पर्टिकुलर वो जो आपका इंडिफरेंस कर्व है उसको जिस पॉइंट पर कट करेगी वही हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, वही हमारा संतुलन बिंदु होगा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई है, आगे कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। देखिए यहां पर भी एक और संतुलन बिंदु आपको दिखाया गया, आपको आसानी से समझ आ जाए तो एक और कर्व यहां देखिए बना हुआ है, वैसे ही है। देखिए यहाँ IC1 है, इंडिफरेंस कर्व 1 है, इंडिफरेंस कर्व 2 है, इंडिफरेंस कर्व 3 है, 3 कर्व बने हुए हैं। ये हमारी AB क्या है? बजट लाइन है। तो बजट लाइन देखिए इस पॉइंट D पर कट कर रही है, जो पॉइंट D है इस पर बजट लाइन कट कर रही है। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ अगर आप देखें 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा और ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम संतुलन बिंदु होगा, ये हमारा संतुलन बिंदु है। IC1 को देखें तो दो जगह कट करा है, एक E पॉइंट पर कट करा है बजट लाइन को, और बजट लाइन को C पॉइंट पर कट करा है। बजट लाइन को दो दो जगह काट रहा है, दो दो जगह संतुलन बिंदु कभी नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम विल बी ऑलवेज वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो वही होगा। तो वही एग्जांपल यहां पर भी फिर से दिया हुआ है। भाई आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे, बताइए समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रहा है? घर पे बैठिएगा इत्मीनान से। जो ऑर्डिनल अप्रोच है, कार्डिनल तो आपको नंबर वाला आराम से समझ में आएगा, जो ऑर्डिनल अप्रोच है जिसमें हम ग्राफिक्स के थ्रू चीज़ें पढ़ रहे हैं, बजट लाइन वगैरह पढ़ रहे हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। रिवीजन करेंगे आराम से आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा। चलिए संतुलन की स्थिति पर देखिएगा, संतुलन की स्थिति पर क्या होगा? एक और कंडीशन क्या है संतुलन के लिए? मार्जिनल रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन है ऑफ एक्स और वाई, हम लिख लेते हैं एक्स ऑफ वाई, वो बराबर होना चाहिए प्राइस के, है ना, जो उनके प्राइस हैं, प्राइस ऑफ 1 और प्राइस ऑफ 2 के। या फिर आपको याद हो इंडिफरेंस कर्व बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व बराबर हो किसके? स्लोप ऑफ बजट लाइन के। स्लोप ऑफ बजट लाइन मैंने आपको बताया था, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या था? जो सेक्रीफाइस कर रहा था वो ऊपर, जो गेन कर रहा था वो नीचे, वो रेशियो, और इंडिफरेंस कर्व का। या फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, ये आपको समझ में आए? ठीक है, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स ऑफ वाई, ये क्या होना चाहिए? प्राइस 1 और 2 के बराबर होना चाहिए। तो प्राइस के बराबर होना चाहिए, है ना। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर दोनों के प्राइस रेशियो के बराबर हैं तब भी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, तो कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई। ठीक, यहाँ एक्स वाई मैं लिख देता हूँ तो आपको कोई कंफ्यूजन हो। मार्जिनल रेट ऑफ प्राइस एक्स और वाई, एक्स और वाई, ठीक है। या ए बी, आप कुछ भी लिख लीजिए, ए बी लिख लीजिए, एक्स वाई लिख लीजिए। ठीक है, चलिए हाँ अब देखिए यहाँ आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पर दो इंडिफरेंस कर्व बने हुए हैं। एक है इंडिफरेंस कर्व IC, ये देखिए कर्व कैसा बना हुआ है, ऐसे। मैं कर्व बना ही देता हूँ, देखिए ये कर्व बना हुआ आपका, ये आपका कर्व बना हुआ है। और ये कर्व इस बजट लाइन को E पॉइंट पर काट रहा है। ये हमारी बजट लाइन है, AB हमारी, ये A है, ये B है, हमारी बजट लाइन है। बजट लाइन को ये IC कर्व इस पॉइंट पर कट कर रहा है। और दूसरा केस है, एक कर्व है IC1, एक कर्व है ये IC1, ये भी बजट लाइन को E1 पॉइंट पर कट कर रहा है। मेरे को ये बस बात आप बता दीजिए, ये E पॉइंट आपने कहा था कि सर बजट लाइन को एक बिंदु पर जो कट करेगा वही जो है आपकी संतुलन की स्थिति, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो मेरे को बताइए E जो है वो संतुलन बिंदु होगा कि नहीं? E इज इक्विलिब्रियम पॉइंट और नॉट? मेरे को बताइए E जो है वो संतुलन की स्थिति होगी कि नहीं, बताइए। संतुलन की स्थिति होगी कि नहीं E पॉइंट पर? E पॉइंट पर संतुलन की स्थिति होगी कि नहीं? होगी या नहीं होगी?
अगर होगी तो क्यों, नहीं होगी तो क्यों, रीजन के साथ बताइएगा, बताइए रीजन के साथ। ई जो है संतुलन बिंदु होगा क्या? अरे भाई नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, नहीं होगा, संतुलन बिंदु नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन मैंने बताई थी कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व होना चाहिए वो कॉन्वेक्स इन शेप होना चाहिए, वो कॉन्वेक्स इन शेप होना चाहिए। क्या आपको ये उत्तल शेप दिख रहा है क्या? ये तो इसने ऐसे बनाया भाई, इसने ये शेप बनाया है, ये तो उत्तल शेप नहीं होता है। कट एट ओनली वन पॉइंट, कट एट ओनली वन ही पॉइंट तो था। देखिए एक बिंदु पर काटेगा, ये कंडीशन तो सही है, एक बिंदु पर काटेगा ये कंडीशन तो सही है, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए बजट लाइन को, ये जो आईसी है, ये जो है इंडिफरेंस कर्व जो है आईसी, ये एक ही बिंदु पर काट रहा है ई पर, तो केवल अगर इसको देखें तो सही है। लेकिन दूसरी कंडीशन अपनी क्या थी कि हमारा जो कर्व होगा वो कॉन्वेक्स विद इन शेप होना चाहिए। क्या ये कॉन्वेक्स शेप है, उत्तल शेप में है क्या? नहीं, और चूंकि ये उत्तल शेप में नहीं है, इसीलिए जो है ये हमारा बिल्कुल भी जो है आपका इंडिफरेंस कर्व इक्विलिब्रियम में, ये बिंदु बिल्कुल भी नहीं होगा इक्विलिब्रियम का। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये कॉनकेव विद इन द शेप है, ये अवतल शेप में है। देखिए शेप इसका, देखिए ऐसे, ये देखिए प्रॉपर कॉन्वेक्स शेप में है। आपका जो इंडिफरेंस कर्व है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स शेप में बनता है। क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, कितने भी आप कर्व बना लीजिए, जो इंडिफरेंस मैप है वो किस में बनेगा? हमेशा कॉन्वेक्स विद इन द शेप होगा, उत्तल शेप में होगा। यहां देखिए अवतल शेप में कैसे हो जाएगा? ये क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये कर्व जो है गलत है, ये वाला सही है। देखिए आगे, देखिए सभी को समझ में? निखिल क्लियर है? गॉट इट? ओके, गुड वन। ठीक है, तो चलिए ये आपका, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये नोट्स मैं आपको सर को तो मैं भेज ही दूंगा, आप जीके बाई विवेक सर, है ना, ये टेलीग्राम लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर अगर नहीं मिलेगा तो इस नंबर पे टेलीग्राम है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये टेलीग्राम का लिंक है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट वगैरह हो, क्वेश्चन वगैरह हो, आप लोग कहते रहते कहाँ पूछें कहाँ पूछें, तो यहाँ पोस्ट कर दीजिएगा अपने क्वेश्चन वगैरह। कुछ लोगों के मेरे पास आए भी थे, तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।